गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट में साइनोबैक्टीरिया चल रहा है और साइनोबैक्टीरिया में हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा हेटेरोसिस्ट के बारे में, हेटेरोसिस्ट क्या है। लेकिन उससे पहले जो पिछली क्लास थी हमने उसमें ये जाना था कि हेटेरोसिस्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, टर्मिनल हेटेरोसिस्ट होता है और दूसरा इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट होता है। आज हम जानेंगे हेटेरोसिस्ट की संरचना। तो काई कोशिका से बड़े आकार के होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ हेटेरोसिस्ट। ठीक है, सबसे पहले इसकी कुछ मुख्य बातें हम देख लेते हैं। कायिक सेल से बड़ी सेल होती हैं। ठीक है, कायिक कोशिका से बड़ी कोशिकाएं होती हैं, पहली बात तो ये। दूसरी, इसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती हैं, सेलुलोज की, और पोलर ग्रेन्यूल्स इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, सेल्यूलोज की सेल वॉल एंड पोलर ग्रेन्यूल्स ध्रुवीय कणिकाएं इसकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है, क्लियर। सेलुलोज की कोशिका भित्ति और साथ ही साथ पोलर ग्रेन्यूल्स इसकी प्रमुख विशेषता है। तो जो हेटेरोसिस्ट की कोशिका भित्ति है वो द्विस्तरीय कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, सेल वॉल कैसी होती है, बाइलेयर्ड होती है। ठीक है, तो आउटर लेयर किसका बना होता है और इनर लेयर किसका बना होता है। जो बाहरी भित्ति है या बाहरी स्तर किसका बना होता है, आंतरिक स्तर तो सेलुलोज का और बाहरी बना होता है, ये तो सेलुलोज का बना होता है, और बाहरी किसका बना होता है, पेक्टिन का बना होता है। ठीक है, बाहरी पेक्टिन का, आंतरिक स्तर किसका बना होता है, सेलुलोज का। लेकिन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इसके 3 स्तर दिखाई देते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे भीतरी स्तर 3 भागों का बना होता है और इसके अंदर देखिए पटलिकाएं छोटे छोटे खंडों में पाई जाती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी से भित्ति 3 लेयर दिखाई देती है। कितनी, 3 लेयर, त्रिस्तरीय दिखाई देती है। ठीक है, अगली बात क्या है कि इसके अंदर जो प्रकाश संश्लेषी पटलिकाएं हैं, फोटोसिंथेटिक लैमेली, छोटे छोटे खंडों में पाई जाती हैं। इसमें फोटो सिंथेटिक लैमेली छोटे छोटे खंडों में पाई जाती है। ठीक है, छोटे छोटे खंडों में फोटोसिंथेटिक लैमेली पाई जाती हैं। और भी इसके अंदर जो कणिका में अंतर वस्तुएं कम होती हैं वैसे, लेकिन क्यों कम हो जाती हैं, वो जब इसका निर्माण होता है तब कम हो जाती है। ठीक है, तो हेटेरोसिस्ट का निर्माण हम देखेंगे पहले और फिर जानेंगे उसकी विस्तृत संरचना क्या है। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे नोस्टॉक में ही देख लेते हैं हम हेटेरोसिस्ट कैसे बनता है। नोस्टॉक की ये क्या है, एक सामान्य कोशिका है। ये कैसी कोशिका है, ये सामान्य कोशिका है। ठीक है, सामान्य सेल है। क्लियर। इस सामान्य कोशिका में जो है इसका परिवर्धन कायिक कोशिका में विभाजन से बनता है। जो हाल ही में विभाजित होती है कोशिका, उससे बनता है। तो एक कोशिका से बनी 2 कोशिकाएं, इससे 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। इसमें जब विभाजन होगा एक तो बन जाएगी ये और दूसरी बन जाएगी ये। 2 कोशिकाएं इसकी पुत्री कोशिकाएं बन चुकी हैं कायिक कोशिका की। तो ये तो कहलाती हैं वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और ये कहलाती हैं प्रोहेटेरोसिस्ट। प्रोहेटेरोसिस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोहेटेरोसिस्ट कोशिका कहते हैं। और हेटेरोसिस्ट विभेदन होने में कई परिवर्तन होते हैं।
पहले तो क्या होता है कि इसके चारों ओर एक भित्ति बन जाती है। प्रोहेटेरोसिस्ट जो है आगे एक किस में बनेगी, एक हेटेरोसिस्ट कोशिका में ये कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले तो इसके चारों ओर एक भित्ति बन जाती है, ठीक है, एक मोटी भित्ति इसके चारों ओर बन जाएगी। इस तरह से इसके चारों ओर एक मोटी भित्ति बन जाएगी, आकार बढ़ जाएगा और इसके चारों ओर मोटी भित्ति बन जाएगी। और भित्ति का निर्माण कब होता है, जब आउटर फाइबर्स लेयर का निक्षेपण होता है, तब भीतर जो इसकी भित्ति है उसका निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे हम कि बाहर की ओर एक आउटर फाइबर्स लेयर बनेगी, ठीक है, बाहर की ओर क्या बनती है, एक आउटर फाइबर लेयर, इसको हम कहते हैं आउटर फाइबर लेयर, ठीक है। ये तो हो गई सबसे बाहर वाली। जो अंदर की ओर बनेगी, इसके जस्ट अंदर की ओर, उसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनस इंटरमीडिएट लेयर कहते हैं। ये मध्यस्थमांगी स्तर होता है, ठीक है। ये दूसरा स्तर बन जाता है इस तरह से। ये होमोजीनस इंटरमीडिएट लेयर कहलाता है, ठीक है, होमोजीनस इंटरमीडिएट लेयर कहलाएगा। और फिर इसके अंदर तीसरा, इसके भीतर और एक और लेमिनेट लेयर का निक्षेपण होता है, इसके अंदर एक और लेयर भी बन जाती है इस तरह से, ठीक है। इसे हम कहते हैं लेमिनेट लेयर। तो अब आप देख सकते हैं कि भित्ति कैसी है, त्रिस्तरीय हो जाती है, ठीक है। अब जहां पर हेटेरोसिस्ट और कायिक कोशिका एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, वहां पर ये जो मध्यस्थमांगी स्तर है और लेमिनेट स्तर है वो काफ़ी मोटा होता है। यानी कि यहाँ पर ये इधर से अगर ये कायिक कोशिका है और इधर से ये कायिक कोशिका है, तो यहाँ पर जो है ये भित्तियाँ काफ़ी मोटी होती हैं, अंदर वाली जो है वो भित्तियाँ मोटी होती हैं। इस तरह से इनको थोड़ा सा मोटा बना देते हैं, ठीक है। केवल दो, बाहर वाली तो वैसे ही मोटी होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो है यहाँ पर, जहाँ पर ये कायिक कोशिका हेटेरोसिस्ट से मिल रही है, वहाँ पर ये मोटी होती है। इसी तरह से इधर यहाँ पर ये वाली जो है ये मोटी होती है और ये अंदर वाली, क्लियर, इस तरह से। अब देखिए आगे क्या होता है। अभी इसका निर्माण हो रहा है, फिर संरचना अपने आप आ जाएगी सामने। अब आगे क्या होगा, पहले तो क्या होगा, नंबर एक परिवर्तन, इसमें एक त्रिस्तरीय मोटी भित्ति का निर्माण होता है जो कि आपके सामने है। सबसे बाहर आउटर फाइबर लेयर बनेगी, उसके बाद होमोजीनस इंटरमीडिएट लेयर बनेगी और उसके बाद लेमिनेट लेयर का निर्माण होता है। तीनों जो है वो इस तरह से मिलकर के हेटेरोसिस्ट की मोटी भित्ति का निर्माण करते हैं जो कि त्रिस्तरीय होती है। और इसमें से जो इसका ध्रुवीय सिरा है, जहाँ पर ये कायिक कोशिका से मिलती है, वो सिरा मोटा होता है, यानी कि वहाँ पर भित्ति और ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है। अब जब हेटेरोसिस्ट का परिवर्तन होगा तो इस दौरान इसके अंदर और परिवर्तन क्या क्या होते हैं कि जब इसका विभेदन, अब यहाँ से इस प्रोहेटेरोसिस्ट का विभेदन हो रहा है इस हेटेरोसिस्ट में, तब इसमें अब दूसरा परिवर्तन क्या होता है कि जो ग्राउंड सब्सटेंस है, जो भरण पदार्थ होते हैं, वो धीरे धीरे ध्रुवों की ओर, कोशिकीय पदार्थ के जो है कोशिकीय पदार्थ वो धीरे धीरे ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, ठीक है। और पॉलीहेड्रल बॉडीज और फास्फेट साइनोफाइशियन कणिकाएं ये धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं प्रोहेटेरोसिस्ट से? जब हेटेरोसिस्ट का निर्माण होता है तो परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, ठीक है।
सबसे पहले त्रिस्तरीय भित्ति बनती है, ठीक है, और कोशिका का आकार बढ़ता है। दूसरा क्या होता है, भरण पदार्थों का क्या हो रहा है, भरण पदार्थों का या में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो भरण पदार्थों के परिवर्तन में देखिए और क्या क्या है आगे। भरण पदार्थों में जब परिवर्तन हो रहा है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं कि जो कोशिकीय पदार्थ है वो ध्रुवों की ओर अभिगमन करते हैं। जो कोशिकीय पदार्थ ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, ठीक है। पहला परिवर्तन ये होता है भरण पदार्थों में परिवर्तन में। दूसरा होता है पॉलीहेड्रल बॉडीज, ठीक है, पॉलीहेड्रल फॉस्फेट। और कौन से पदार्थ हैं, और जैसे साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स संख्या में पहले कम और बाद में विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है, विलुप्त होते जाते हैं, ठीक है। पहले तो संख्या में कम होते हैं, बाद में ये क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे विलुप्त होते जाते हैं। क्लियर। अब आगे देखिए, आगे क्या है, राइबोसोम हेटेरोसिस्ट की सभी अवस्थाओं में उपस्थित तो रहते हैं परंतु उनकी संख्या कम हो जाती है, ठीक है। राइबोसोम संख्या में कम हो जाते हैं, ठीक है, राइबोसोम संख्या में कम हो जाते हैं। क्लियर। और चौथा क्या है, डी, नंबर डी जो है वो ये है कि थाइलेकोइड धीरे धीरे ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। डी मैं यहाँ लिख देता हूँ, थाइलेकोइड धीरे धीरे ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और इकट्ठा होकर एक छाते के समान, मधुमक्खी का छाता जो होता है, छाते के समान संरचना बना लेते हैं, ठीक है, छाते के समान क्या बना लेते हैं, संरचना बना लेते हैं, ठीक है। इस कारण कोशिका द्रव्य का केंद्रीय भाग कैसा दिखाई देता है, समांगी दिखाई देता है। यहाँ पर वाला ये वाला जो हिस्सा है ये समांगी दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए इसकी संरचना इस तरह की हो जाएगी। अब तो ये वाला जो है ये तो हो गई ध्रुव, ये तो ध्रुव हो गए, ठीक है, ये ध्रुव है इस तरह से, ये ध्रुव। इसी तरह से इधर भी ये इसका पोलर नोड्यूल है या पोलर नोड्यूल ही कहेंगे, पोलर ध्रुव। ध्रुवीय भाग है इसका ही। तो ये तो हो गए इसकी कोशिका, जैसे मैं आपको बना के दिखाता था नोस्टॉक में, वैसी कोशिका बन गई है। अब देखिए जो थाइलेकोइड है वो इस तरह से यहाँ पर आ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, छाते की समान संरचना बना लेते हैं। इस तरह से एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ये थाइलेकोइड इस तरह से एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। दोनों तरफ राइबोसोम होते हैं लेकिन संख्या में कम होते हैं, ठीक है। तो ये तो राइबोसोम हो गए, क्लियर। और ये होमोजीनस साइटोप्लाज्म हो गया, क्लियर। ये हो गया थाइलेकोइड और ये हो गए पोलर नोड्यूल,
ठीक है, ये हो गई हेटेरोसिस्ट की संरचना। और देखिए एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है थुरेट। क्या नाम है? थुरेट। अब यहाँ से आपको याद रखना है, जैसे नॉस्टॉक में हम सामान्य कोशिका से जब हेटेरोसिस्ट के निर्माण के बारे में पढ़ते हैं तो पहले सामान्य कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिका बनाएगी, जिसमें से एक कायिक कोशिका का काम करेगी, दूसरी प्रो हेटेरोसिस्ट होगी। प्रो हेटेरोसिस्ट से आगे हेटेरोसिस्ट का विकास होगा और इस दौरान इस प्रो हेटेरोसिस्ट कोशिका में कुछ परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले इसका आकार बढ़ता है, ठीक है, फिर इसके चारों ओर त्रिस्तरीय भित्ति का निर्माण होता है। सबसे पहले बाहरी भित्ति बनती है, आउटर फाइबर लेयर बनती है, फिर होमोजीनस इंटरमीडिएट लेयर बनती है और फिर तीसरी जो है वो लेमिनेट लेयर बनती है। इस तरह से 3 स्तर इसके बन जाते हैं, त्रिस्तरीय भित्ति का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद वर्ण पदार्थों में परिवर्तन होता है। जो कोशिकीय पदार्थ है वो ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, जो कोशिकीय पदार्थ है इधर के इधर, इधर के इधर, इस तरह से ध्रुवों की ओर जाने शुरू हो जाते हैं। पॉलीहेड्रल बॉडीज, पॉलीहेड्रल फॉस्फेट, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल, ये संख्या में पहले तो कम होते हैं और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी कि विलुप्त हो जाते हैं। तीसरा, राइबोसोम संख्या में कम हो जाते हैं। पहले तो बहुत सारे राइबोसोम होते हैं लेकिन बाद में धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो चौथा, थाइलेकोइड जो इनके अंदर बिखरे हुए पाए जाते हैं सामान्य कोशिका में, वो धीरे धीरे दोनों तरफ ध्रुवों की ओर जाकर के मधुमक्खी के छाते के समान संरचना बना लेते हैं। तो ये परिपक्व हेटेरोसिस्ट की आपके सामने संरचना है। जो थुरेट है उसने सबसे पहले, वही एक एल्गोलॉजिस्ट था जिसने नील हरित शैवालों में हेटेरोसिस्ट की खोज की थी। किसने की थी? ब्लू ग्रीन एल्गी में हेटेरोसिस्ट की खोज का श्रेय किसे जाता है? थुरेट को जाता है। किसको जाता है? थुरेट 1844। थुरेट 1844 को जाता है, ठीक है। थुरेट ने सबसे पहले हेटेरोसिस्ट की संरचना, इसने उपस्थिति की खोज की और हेटेरोसिस्ट की भित्ति जो है वो कायिक कोशिका की तुलना में काफ़ी मोटी होती है, जिसे बाहरी आच्छद और कोशिका भित्ति के भीतर का आवरण 2 भागों में माना जा सकता है, ठीक है। तो बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली द्वारा, ये जो बाहर का जो आवरण है ये कोशिकीय झिल्ली द्वारा स्रावित पदार्थों के निक्षेपण से बनता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली ही कोशिका भित्ति का निर्माण करती है। 3 स्तर में ये होता है। सबसे बाहर आप उधर देखेंगे, सबसे बाहर देखेंगे फाइबर्स लेयर है, उसके बाद उसके नीचे आप देखोगे तो होमोजीनस लेयर है, उसके बाद लेमिनेटेड या पटलित स्तर जिसे हम कहते हैं वो है। तो मध्य समांगी स्तर जो कि होमोजीनस लेयर है वो और लेमिनेट लेयर, ये ध्रुवों के अलावा समान मोटाई वाले होते हैं, ध्रुवों पर ये काफ़ी मोटे होते हैं। जो बाहरी आवरण है वो पूरे हेटेरोसिस्ट को परिबद्ध किए हुए रहता है। ये त्रिस्तरीय आवरण ये पूरे हेटेरोसिस्ट को घेरे हुए रहता है, केवल हेटेरोसिस्ट और कायिक कोशिका की संधि को छोड़कर। यानी यहाँ पर कायिक कोशिका की जो कोशिका भित्ति है वो वहाँ पर संधि बनाती है हेटेरोसिस्ट के साथ। जो भीतरी आवरण है या कोशिका भित्ति वो 4 भागों में बटी होती है। जो लेमिनेट लेयर है इसकी वो 4 भागों में डिवाइड होती है, L1, L2, L3, L4। और प्लाज्मा झिल्ली के भीतर अंतर वस्तुएं पारदर्शी और हल्के पीले रंग की होती है। वर्णकों की कमी या अनुपस्थिति के कारण हेटेरोसिस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन नहीं कर पाते हैं। ये आपको याद रखना है। किसकी कमी के कारण? इसके अंदर वर्णकों की या तो अनुपस्थिति होती है या फिर वर्णक होते ही नहीं है या फिर कम होते हैं, और इस वजह से ये कोशिका सामान्य कोशिका की तरह कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन नहीं कर पाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसमें डीएनए और ग्लाइकोलिपिड और एसिड लिपिड पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं इसके अंदर? डीएनए पाया जाता है, ग्लाइकोलिपिड पाया जाता है और एसिड लिपिड भी इसके अंदर पाया जाता है। और ये दोनों ही लिपिड कायिक कोशिकाओं में नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इसके अंदर एसिड लिपिड और ग्लाइकोलिपिड दोनों पाए जाते हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं ये कायिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये वाइवा का क्वेश्चन है
कि एसिड लिपिड ग्लाइकोलिपिड कहाँ होते हैं, केवल और केवल हेटेरोसिस्ट कोशिका में होते हैं, नॉट इन वेजिटेटिव सेल। राइबोसोम संख्या में कम होते हैं और कणिका में वस्तुएं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पॉलीफॉस्फेट है, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल है, फलकीय काय, ये नहीं होती है या बहुत कम होती हैं, और इनके अंदर गैस वैक्यूल नहीं पाए जाते हैं। हेटेरोसिस्ट में गैसीय वैक्यूल जो उत्प्लावक के लिए है वो नहीं पाए जाते। परिपक्व हेटेरोसिस्ट में ध्रुवों पर ध्रुवीय ग्रंथिकाएं पाई जाती हैं जो कि कोशिका द्रव्य से बनी होती हैं, और इनके अंदर पोलर ग्रेन्यूल्स इनके अंदर पाए जाते हैं। ये पोलर ग्रेन्यूल्स इस तरह से बन जाते हैं, भित्ति के साथ ये जुड़े रहते हैं और इनके अंदर पोलर ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये पोलर नोड्यूल हैं, तो ये आपको याद रखना है। दोबारा से हम देख लेते हैं कि हेटेरोसिस्ट की कोशिका भित्ति त्रिस्तरीय होती है। सबसे बाहर आउटर फाइबर लेयर, बीच में होमोजीनस इंटरमीडिएट लेयर, और तीसरी जो है लेमिनेट लेयर होती है। लेमिनेट लेयर में L1, L2, L3, L4 4 इसमें स्तर होते हैं। ठीक है, इसके भी 4 स्तर होते हैं। और इसमें देखिए थाइलेकोइड इस तरह से छाते के समान संरचना बनाते हैं, और जो प्लाज्मा झिल्ली के भीतर, यहाँ पर झिल्ली जो होती है उसके भीतर का यानी ये वाला जो हिस्सा है, इसकी अगर अंतर वस्तुओं की बात की जाए तो अंतर वस्तुएं जो है वो पारदर्शी और हल्के पीले रंग की होती है। यहाँ पर ये जो है पीला होता है, सारा हल्का पीला, और इसके साथ साथ इसमें वर्णक नहीं पाए जाते या फिर संख्या में कम होते हैं। इसीलिए हेटेरोसिस्ट कोशिका कार्बन डाइऑक्साइड का जो सामान्य कोशिका है उसकी तरह फिक्सेशन नहीं कर पाती है। इसमें डीएनए व ग्लाइकोलिपिड और एसिड लिपिड पाए जाते हैं। डीएनए सामान्य कोशिका में होता है, परंतु ग्लाइकोलिपिड और एसिड लिपिड केवल हेटेरोसिस्ट कोशिका में होते हैं, सामान्य कोशिका में ये नहीं पाए जाते। इसके अलावा राइबोसोम संख्या में कम होते हैं, संख्या में कम हो जाते हैं, पहले तो बहुत होते हैं। कणिका में वस्तुएं पॉलीफॉस्फेट, पॉलीहेड्रल बॉडीज, ये इनमें नहीं पाई जाती। साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते, गैसीय रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती। थाइलेकोइड संख्या में कम होते हैं और ध्रुवों पर होते हैं छाते के समान। और जो परिपक्व हेटेरोसिस्ट है इसमें इस तरह से दोनों सिरों पर ध्रुवीय ग्रंथि पाई जाती है, ध्रुवीय नोड्यूल पाई जाती है, जिसमें ध्रुवीय कणिकाएं उपस्थित रहती हैं। अब देखिए हेटेरोसिस्ट का काम क्या है, फंक्शंस ऑफ हेटेरोसिस्ट। तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। वैसे तो हेटेरोसिस्ट के बारे में ये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि इसका ये काम है। ठीक है, इसीलिए इसे पादप जगत की पहेली कहा गया है। ठीक है, तो हेटेरोसिस्ट जो है उसको पादप जगत की पहेली इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसके बारे में, इसके कार्य के बारे में अभी तक समुचित जो है जानकारी वो अभी तक नहीं है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि हेटेरोसिस्ट तंतु के विखंडन में सहायक होते हैं, जबकि F.E. फ्रिस जो कि एल्गोलॉजिस्ट था, एल्गी का जो क्लासिफिकेशन था उसी ने दिया था। उसने कुछ वैज्ञानिकों ने जिन्होंने ये कहा कि ये विखंडन में सहायक होते हैं, इस तर्क को मानने से इन्होंने इनकार कर दिया। फ्रिस ने क्या कहा? फ्रिस ने ये कहा कि हेटेरोसिस्ट का प्राथमिक कार्य वृद्धि व कोशिका विभाजन से संबंधित होता है। प्राथमिक कार्य इसका कोशिका विभाजन और वृद्धि से संबंधित होता है। और हेटेरोसिस्ट को वनस्पतिक पहेली, पादप जगत की पहेली किसने कहा है? F.E. फ्रिस ने ही कहा है। ये भी आपको याद रखना है, वाइवा का क्वेश्चन है। हेटेरोसिस्ट को पादप जगत की पहेली किसने कहा है? F.E. फ्रिस ने कहा है। ठीक है। कैनाबियम एक ऐसा वैज्ञानिक है जिन्होंने ये कहा कि हेटेरोसिस्ट एंजाइम ग्राही होता है, यानी कि एंजाइमों को ग्रहण करने वाला होता है। ठीक है। फोग ने ये कहा है कि हेटेरोसिस्ट ऐसे पदार्थ बनाता है जो साथ में जुड़ी हुई कायिक कोशिकाओं को व्यवस्थित करने का काम करता है। हेटेरोसिस्ट ऐसा पदार्थ रिलीज करता है फोग के अकॉर्डिंग कि वो पदार्थ साथ की जो कायिक कोशिकाएं हैं दोनों तरफ की, उन कायिक कोशिकाओं को व्यवस्थित करने का काम करता है। जबकि वॉल्क ने एनाबीना सिलेंड्रिका पर काम करते हुए ये बताया, एनाबीना एक साइनोबैक्टीरिया है, इसके अंदर भी हेटेरोसिस्ट कोशिका पाई जाती है। एनाबीना सिलेंड्रिका इसकी एक जाति है और इस जाति पर वॉल्क ने काम करते हुए ये बताया
कि हेटेरोसिस्ट सामान्य कोशिकाओं में बीजाणुओं के बनने के लिए उत्तरदायी होता है, कि हेटेरोसिस्ट उनसे लगी कोशिकाओं यानी सामान्य कोशिकाओं में बीजाणुओं का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी है। हेटेरोसिस्ट और कायिक कोशिकाओं के अनुपात को नियमित करते हैं, ठीक है, और कुछ पदार्थों का स्रवण और एकाइनेट बनाने की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। लेकिन एक मैकल्सबर्न और डेविस नामक जो दो वैज्ञानिक हैं, मैकल्सबर्न और डेविस, इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि जो हेटेरोसिस्ट है वो नाइट्रोजन का रीसाइकिल करते हैं, यानी कि N2 जो है नाइट्रोजन का रीसाइकिल करने का काम कौन करता है? डेविस के अकॉर्डिंग वो करता है हेटेरोसिस्ट। इसके बाद कुछ और वैज्ञानिकों ने और साथ में वॉल्क और फे जैसे वैज्ञानिकों ने समुचित या जो एक साथ अपने अपने तर्क दिए और ये कहा कि जो हेटेरोसिस्ट है वो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के स्थल हैं, यानी कि N2 फिक्सेशन की साइट है जहाँ पर N2 फिक्सेशन होता है, ठीक है। और यह क्षमता केवल उन्हीं ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है जिनके अंदर हेटेरोसिस्ट होता है। हेटेरोसिस्ट में वोल्क के अकॉर्डिंग क्या पाया जाता है? वोल्क के अकॉर्डिंग इसमें पाया जाता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, जो कि N2 फिक्सेशन के लिए कैसा होता है? एसेंशियल होता है, इसके बिना N2 फिक्सेशन नहीं होता है, ठीक है। N2 फिक्सेशन किसकी उपस्थिति में होता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। बिना नाइट्रोजिनेज एंजाइम के N2 फिक्सेशन नहीं होता। और नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? हेटेरोसिस्ट कोशिका में पाया जाता है। किसके अकॉर्डिंग? वॉल्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाद में स्टीवर्ट और उसके साथियों ने इस बात को बता भी दिया कि वास्तव में हेटेरोसिस्ट क्या करते हैं? N2 फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। कुछ और वैज्ञानिकों ने भी इसी बात को मान लिया। तो अब जो लास्ट में निकल के आता है वो यही आता है निकल के कि हेटेरोसिस्ट N2 फिक्सेशन का काम करते हैं। जबकि कुछ ऐसी जातियां हैं जैसे एनाबीना, टोलिपोथ्रिक्स, इनमें हेटेरोसिस्ट अंकुरित होकर के नया तंतु भी बनाता है। नोस्टॉक की कुछ जातियों में हेटेरोसिस्ट एंडोस्पोर भी बनाते हैं जो अंकुरित होकर के नए तंतु का निर्माण करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम जानेंगे हेटेरोसिस्ट और कायिक कोशिका में अंतर और फिर लैंगिक जनन इन साइनोबैक्टीरिया और फिर मेंबर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।